साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आर ओ 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग दे IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके 70 क्वेश्चन को हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसमें देखिए, राज्य सरकार का जो प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसमें आपका व्यापार कर और बिक्री कर ये राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर के तहत नहीं आता है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर के तहत आता है। जबकि भू राजस्व, व्यवसाय कर और गैर शहरी अचल संपत्तियों पर जो कर है ये आपका राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों के तहत आता है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ जो है वित्त आयोग का क्रम संख्या बताया गया, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष बताए गए हैं, तो इसे हमें सुमेलित करना है। देखिए, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो रहे वो कौन रहे, KC नियोगी रहे, तो 3 से मिला दीजिए 3 से। 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं C रंगराजन रहे, तो 1 से मिला दीजिए। और 13वें के जो रहे 13वें के जो रहे विजय केलकर रहे हैं, तो 2 से मिलाइए। 14वें के जो रहे हैं YV रेड्डी रहे हैं, 4 से मिला दीजिए। 3124 C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। देखिए, अभिकथन दिया गया है कि सेबी का कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। ये कथन सही है। कारण, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य कथन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, पहला 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया, ये कथन सत्य है। दूसरा, हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। नहीं, ये अवैधानिक बाजार नहीं है। ठीक है, ये वैधानिक नहीं, अवैधानिक मतलब काला बाजार है। तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं योजना और ये कब प्रारंभ हुई, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुआ, तो 1 से मिला दीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 9 मई 2015 को, तो 2 से मिलाइए। स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016 को, 3 से मिला दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को, तो यहाँ पे 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमेट खाता खुलवाना अनिवार्य है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, डीमेट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, मतलब ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बोल्ट PPP मॉडल के अंतर्गत ओ का आशिक क्या है। बोल्ट एक प्रकार क्या है, PPP मॉडल है। देखिए, इसका पूरा नाम होता है बिल्ट ऑन लीज ट्रांसफर। तो इस प्रकार से ओ का मतलब क्या है, ऑन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन रहे। तो इस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र थे। कौन थे, बिपिन चंद्र। अगला है, देश में और अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब की गई थी, तो जुलाई 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति प्रदान की। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। तो ये कौन सी है, घर्षण जनित बेरोजगारी जो है ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी विद्यमान रहती है। देखिए, घर्षण जनित बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में जो कमी होती है होने से, मतलब बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को ही क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, तो मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें आप देखें, बाजरा, ज्वार, मक्का ये सभी के सभी मोटे अनाज के तहत आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक
मूंगफली उत्पादन के लिए जो है वो शीर्ष पर है। मूंगफली उत्पादन के लिए इन चारों में जो है गुजरात शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, फिर तमिलनाडु का नंबर आता है। तो पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडी की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर या समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। देखिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन जो है 19 अप्रैल 2000 को जो है सन 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसका उद्देश्य पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध नियमन, संवर्धन और संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? महत्वपूर्ण पूछा जाता है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है मानक और उसकी विशेषता में? तो देखिए, इसमें ISO 9000 ये जो है ISO 9000 ये गुणवत्ता प्रबंधन संबंधित है, ठीक है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन संबंधित है। ISO 50001 जो है ये जो है आपका ऊर्जा प्रबंधन संबंधित है, तो सी वाला सही है। ISO 31000 ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन संबंधित नहीं है, ये जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष तक? वर्ष 2024 तक, वर्ष 2024 तक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्रतिशत 5% था, जबकि उसकी वृद्धि दर जो कितनी थी? 6% थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है? तो 2021 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जो है हरियाणा में सबसे न्यूनतम पर वनावरण क्षेत्रफल है। इसके पश्चात पंजाब का नंबर है, फिर गोवा का स्थान आता है। शीर्ष वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया? तो वर्ष 2010 से महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना जाता है? तो यह है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, देखिए, कृषि समझौते के अंतर्गत उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति है, जैसे बिजली, पानी, उर्वरक आदि पर। ब्लू बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है। अगला है, वेवरेज वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? 91 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे 2 कथन दिए गए। देखिए, पहला है, इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है। यह कथन आपका सही है। दूसरा, वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है। विलोम संबंध पाया जाता है, ठीक है, बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य में। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो इस रिपोर्ट को जो है अंकटाड संस्था है उसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। भारत समावेशी नवाचार कोष इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड की स्थापना की गई थी कब? 27 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना की गई थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारतीय नवाचार परिषद और MSME जो MSME मंत्रालय है के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। इस कोष की आरंभिक पूंजी 500 करोड़ रुपए थी। अगला है, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, जो मानव विकास सूचकांक है इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा स्तर, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो इसमें आप देखें शिशु लिंगानुपात ये आपका इसमें शामिल नहीं है, और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ट्रिम्स का विस्तारित रूप क्या है? ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, अर्थात सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यह ट्रिम्स का संबंध WTO से है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। यह केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर लागू होते हैं या ऐसे उपायों को समाप्त करने की व्यवस्था करता है जो स्वतंत्र व्यापार में बाधा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको छोड़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। 109 पे देखिए, 109 क्या है? निम्नलिखित परितंत्रों में से किस एक की
एक की उत्पादकता इसमें सर्वाधिक है। तो इसमें आप देखें इन चारों में सर्वाधिक उत्पादकता जो है आपकी मैंग्रोव की है। सबसे अधिक मैंग्रोव की, उससे कम घास स्थल की, फिर झील की, फिर महासागर की। इन चारों को यदि क्रम में लगाएंगे तो 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना का स्थापना वर्ष क्या रहा है? तो इसका स्थापना वर्ष जो है 1988 रहा, 1988। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को हुई थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता लक्ष्य हासिल करना था। वर्ष 2009 में इसके स्थान पर साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है असत्य है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। सिंचाई जो है यहाँ पे सर्वाधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक असत्य पूछा है कौन सा? तो सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों के माध्यम से की जाती है, लगभग 80%। दूसरा, प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर से हुआ था। तो ये कथन गलत है, क्योंकि प्रदेश में इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1930 में मेरठ से हुआ था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। असत्य बताना है तो बी वाला यहाँ पर दूसरा वाला कथन असत्य है। मार्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है किससे? तो दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। मार्कोसुर की स्थापना 1991 की असुनिशियन की संधि के फलस्वरूप हुई थी। यह दक्षिणी अमेरिकी देशों का एक संगठन है। आगे चलते हैं। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? तो गोमती नदी जो है गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है, गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर। और गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम स्थान पीलीभीत का जो दलदली क्षेत्र है, जो फुलहर झील है, वहां से निकलती है। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपका कहां पर पाया जाता है? मिर्जापुर के मकरी एवं खोह क्षेत्र में। मिर्जापुर के मकरी एवं खोह क्षेत्र में ये पाया जाता है नॉन फायर प्लास्टिक क्ले। जबकि ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में तांबा, ललितपुर के भीखमपुर क्षेत्र में सोना और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में डोलोमाइट। अगला है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो सितंबर 2009 में की गई थी। सितंबर 2009 में। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना, इसके अंतर्गत कुल 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक के गिरपदों में पाए जाते हैं। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं? तो कुल 59.3%, 59.3%। इनमें से 29% कृषक हैं और 30.3% जो है कृषि श्रमिक हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका गठन जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है कहां पर? तो यह वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो किसकी रही है? दादरा एवं नगर हवेली की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। कितनी रही है? 55.9%। जबकि मेघालय की 27.9%, अरुणाचल प्रदेश की 26%, उत्तर प्रदेश की 20.2%। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, इसमें पहरिया, बैगा, खरवार, पहरिया, बैगा, खरवार ये जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। जबकि शहरिया जनजाति जो है, शहरिया, ये ललितपुर में पाई जाती है। अगला है, अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई? तो भारत के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अप्रैल 2023 में भारत के द्वारा की गई है। ठीक है। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगवार, हिम तेंदुआ एवं क्लाउडेड लेपर्ड जैसे 7 प्रकार के बिग कैट्स का संरक्षण करना है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्नाटक दौरे के दौरान की गई थी। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो कौन सा देश बना है? फिनलैंड जो है 31वां देश बना है। नाटो की स्थापना जो है, ध्यान रखिएगा, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आगे बढ़ते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह किस देश की निवासी हैं? तो ये जो है यूएसए की निवासी है। ठीक है, यूएसए की निवासी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में
किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किबुथु गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? तो ये किबुथु गांव कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश से। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती देशों की सीमा से लगे गांव को विकसित करना है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? तो इसमें जो है भारत के मुंबई को शामिल किया गया। किसको? मुंबई को। देखिए, वर्ल्ड ट्री रिच सिटी सूची जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने किया है। ठीक है। पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल था, कहां पर था? इसका आयोजन यूएसए के वाशिंगटन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो शाहरुख खान को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो देखिए, यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है वो रूस को सौंपी गई। किसको? रूस को सौंपी गई है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? तो ये कौन थी? किम कॉटन। इनका नाम है किम कॉटन। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की निवासी हैं। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित हुआ था। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर किया गया। अगला है, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा करना है। ठीक है, इसमें कुल 6 सदस्य होंगे। इस समिति यह समिति जो है इस मामले पर सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान एनपीएस ढांचे में बदलाव की क्या आवश्यकता है। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो किसने की है? अल सल्वाडोर ने। किसने? अल सल्वाडोर मध्य अमेरिकी देश है इसने। और ये 2021 में अल सल्वाडोर बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बना है। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो बहरीन ने। किसने शुरुआत किया है? बहरीन ने शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ स्थानीय एवं विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएं एवं लाभ प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो कहां से निकालने के लिए? सूडान से निकालने के लिए। ठीक है, अप्रैल 2023 में नाइजीरिया, गड़बड़ हो गया, ये सूडान नहीं देखिए, अप्रैल 2023 में नाइजीरिया से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। यह अभियान सूडान में चल रही हिंसा से भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित था। यहाँ पे नाइजीरिया हो जाएगा, ए ऑप्शन। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल 2023 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया। ठीक है, इस दिवस की शुरुआत जो है वर्ष 2000 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2000 में। अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया है? तो बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इस मिशन को फ्रेंच गुआना के कौरी यूरोपीय स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। अप्रैल 2023 में कंबम पनीर थ्राची अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसका उत्पादन तमिलनाडु राज्य की कंबम घाटी में होता है।
अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित सिलनेक्स 2023 है एक क्या, किस प्रकार का युद्धाभ्यास है? तो ये नौ सैन्य युद्धाभ्यास है, नौ सैन्य युद्धाभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के मध्य आपसी समझ में सुधार करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।